अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आज मैं लेक्चर नंबर 6 साथ हूँ फॉर क्लास 9th। और चैप्टर वॉज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। हम उसके एक टॉपिक पे थे कल, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। टॉपिक हम लोग फिनिश कर चुके हैं, पर यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं आज हम लोग ज़रा उनको देख लेते हैं। आपके पास है टेस्ट योर सेल्फ 1.2 ऑन द पेज नंबर 9, ठीक है। अब आप लोग के पास क्या है, पहला क्वेश्चन है कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग्स। आप लोग को ये कुछ लिस्ट दे दी गई है, इसमें से कहा है कि इसमें से कौन कौन से मिक्सचर्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कोका कोला जो ये ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, इट इज़ अ मिक्सचर। इसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऐड हुई हुई हैं, तो ये एक मिक्सचर है, ठीक है। इसमें शुगर है, मुख्तलिफ इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, तो मिक्सचर के लिए मैं एम यूज़ कर रही हूँ। सेकंड नंबर पे है पेट्रोलियम के अंदर भी डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट मिकदार में प्रेजेंट होते हैं, और मिक्सचर्स ये होते हैं कि जिनकी मिकदारें चेंज होती रहती हैं। तो पेट्रोलियम वो है कि किसी में गैसोलीन ज़्यादा है, किसी में पेट्रोल वगैरह ज़्यादा है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। आगे है शुगर इज़ अ कंपाउंड। शुगर जो है जैसे ग्लूकोज जिसे कहते हैं हम लोग, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन C6H12 और O6 से बनी होती है, और इसका फिक्स्ड मैस रेशो होती है। हमने जो पढ़ा था कंपाउंड की डेफिनेशन में कि उसकी फिक्स्ड मैस रेशो होती है। तो अगर इसमें C6 हैं तो दुनिया जहाँ की किसी भी शुगर में देख लो उसमें भी 6 ही कार्बन एटम्स होंगे, 12 ही हाइड्रोजन एटम होंगे और 6 ही ऑक्सीजन एटम्स होंगे। चेंज नहीं हो सकते, फिक्स्ड रेशो है इनकी, ठीक है। और इनकी अपनी एक करैक्टरिस्टिक होती है। इसी तरह टेबल सॉल्ट है जो बना होता है NaCl सोडियम क्लोराइड से, तो वो भी फिक्स्ड है, ठीक है, उसमें भी फिक्स्ड मैस रेशो है। इसी तरह आगे आ जाता है ब्लड इज़ अ मिक्सचर इसलिए क्योंकि डिफरेंट चीज़ों से बना है, प्लाज्मा से, वाटर से, रेड ब्लड सेल से, वाइट ब्लड सेल से, ठीक है। मिक्सचर किस लिए है कि कभी हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल ज़्यादा हो जाते हैं, कभी वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाते हैं, कभी वाटर है, कभी प्लाज्मा है, कभी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिक्सचर है, इससे वो ब्लड ही रहेगा, लेकिन उसमें मैस रेशियो जो है वो फिक्स्ड नहीं है। इसी तरह है गन पाउडर इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। ये केमिकली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इसको, और इसमें भी मुख्तलिफ गन पाउडर की क्वालिटीज़ होती हैं जो उसमें मुख्तलिफ क्वांटिटी के चीज़ें ऐड हुई होती हैं। उसके बाद है यूरिन इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, ठीक है। यूरिन में भी मुख्तलिफ चीज़ें, जो हमारी बॉडी यूरिन बनाती है तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करती है, कभी यूरिया ज़्यादा है, कभी वाटर ज़्यादा है, इस तरह से ये भी मिक्सचर है, ठीक है। एल्यूमिनियम इज़ एन एलिमेंट। एल्यूमिनियम क्या है, ये एक एलिमेंट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और ये किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना होता। इसी तरह है सिलिकॉन इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। टिन इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के लिए मैंने ई का सिंबल यूज़ किया है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास लाइम इज़ ऑल्सो एन मिक्सचर। लाइम भी आपके पास क्या है, ये एक मिक्सचर है। और उसी तरह आगे आ जाता है आइसक्रीम, दैट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। अब आगे आ जाता है, आप लोग ये बताएं हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। आप ये किस तरह कह सकते हैं कि एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है और इसके डिफरेंट जिसके अंदर सब्सटेंसेस हैं। अभी हमने कल ही पढ़ा था, वो टेबल ऊपर था, ठीक है, पेज नंबर 9 में जो सबसे ऊपर टेबल है उसमें क्या है, एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज। कौन कौन सी गैसेज हैं, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेज हैं। और ये होमोजीनियस इसलिए होती है क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है, इसमें आपको डिफरेंट टेक्सचर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं कि कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड आपको ज़्यादा है तो आपको वो नज़र आ रही होगी, होमोजीनियस है, टेक्सचर इसका सेम है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इनके सिंबल्स हैं, आप लोगों ने इनके नेम ऑफ़ एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ज़ुबानी रिवाइज करवा देती हूँ। ये जो Hg है इसका मतलब होता है, ये नाम है मरकरी का, ये मरकरी का सिंबल है। Au गोल्ड का सिंबल है। Fe आयरन का सिंबल है। Ni ये निकल का सिंबल है, Ni निकल का सिंबल है। Co कोबाल्ट का सिंबल है, ठीक है। W टंगस्टन, TUNGSTON टंगस्टन का सिंबल है। SN टिन का सिंबल है। फिर Na जो है ये सोडियम का सिंबल है। फिर Ba बेरियम का सिंबल है। फिर Bi बिस्मथ का सिंबल है। Br ब्रोमीन का सिंबल है।
उम्मीद है आप लोग को ये क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि नेम अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैसियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर। ऐसे ऐसे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स में कि देयर आर 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हमने उसमें उसकी एग्जाम्पल्स भी पढ़ी थी। सॉलिड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कॉपर, सल्फर, आयरन। लिक्विड में मर्क्यूरी, ब्रोमीन। गैसेस में कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये गैसेस स्टेट में है। फिर है विच एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन, ये वाले कंपाउंड्स दिए गए हैं, ये कौन कौन से एलिमेंट्स में मुश्तमिल होते हैं? शुगर मैंने आपको अभी क्वेश्चन के शुरू में H और O पे मुश्तमिल है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने पूरा लिखना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कॉमन सॉल्ट जो है इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये कॉमन सॉल्ट है, इट इज़ मेड अप ऑफ NaCl, सोडियम और क्लोराइड का, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं लाइम वाटर की, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं चॉक। चॉक बना होता है कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से। चॉक किस किस चीज़ से? कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है। लाइम वाटर है, ये हमारे पास बना होता है कैल्शियम से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। लाइम वाटर बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2 और प्लस आगे इसमें हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं। तो ये किस किस चीज़ से बना है? कैल्शियम से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो अब इसके बाद हम आते हैं, हमारा ये वाला टेबल सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, सो हमारा अगला टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब ये हमारे लिए एक नई टर्म है। अभी तक हम लोगों ने बात की थी आयंस की, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बात की थी एटम्स की, एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, मिक्सचर्स की, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता है कि जो एक एटम होता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एटम जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो मेनली 3, वैसे वो अप टू 100 उसमें पाए जाते हैं सब पार्टिकल्स। लेकिन एटम की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें हो जाते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन। ये एटम के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब एटम का अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं एक रफ सा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। एटम का स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है जो बिल्कुल मिड में होता है, ठीक है। उसके इर्द गिर्द शेल्स बनी होती हैं, उसके इर्द गिर्द बाहर ऑर्बिट्स बने होते हैं। जिस तरह आप कह लो सोलर सिस्टम में ये दरमियान में सन है, इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मेन है ये अंदर न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है और बाहर उसके क्या है? शेल है, इलेक्ट्रॉन की शेल है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर इस शेल में यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, जैसे सूरज के इर्द गिर्द नहीं प्लैनेट चक्कर लगा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर मौजूद होता है। मुख्तलिफ एटम्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स में मुख्तलिफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे इधर अंदर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके चार्जेस की। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव का, ठीक है। जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव का, और जो न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल होता है, उसके यानी कि कोई भी चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है, ठीक है। जितना, अब एक और रूल क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर मौजूद होंगे उतने प्रोटॉन अंदर मौजूद होंगे, उतने ही न्यूट्रॉन अंदर मौजूद होंगे। आम जो एटम होते हैं उनके अंदर अगर फ़र्ज़ करो बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो अंदर 5 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे। कितने होंगे? 5 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे और 5 ही न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कितने मौजूद हो गए? 5 + 5 10 हो गए, और न्यूक्लियस के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ये भी याद रखें कि जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उतने ही प्रोटॉन मौजूद हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना माइनस चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। इससे क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे, और एटम जो एक सिंगल एटम है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव का ना ही नेगेटिव का, क्योंकि इक्वल नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका क्या है कि बाहर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है शेल में, इलेक्ट्रॉन की शेल में, अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, और इसके पास न्यूट्रॉन कोई भी मौजूद नहीं है, इसके पास न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, ठीक है।
इसी तरह है अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन की, ठीक है, कार्बन के पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे उसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जो ये बाहर इसकी शेल्स बनी होती है ना, जिस तरह सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट्स की शेल बनी होती हैं, ठीक है, तो इनकी शेल का रूल क्या है कि जो न्यूक्लियस के सबसे पहली बाहर शेल होगी उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स के आने की जगह है। जब एक दफ़ा ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, फिल हो गए, तो उसके बाद इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। और अगर उसके पास, जैसे अब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी कार्बन के पास कितने रह गए हैं, अभी भी 4 मौजूद हैं। 6 - 2 4 अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि 2 तो उसने एडजस्ट कर लिए हैं। तो 4 को एडजस्ट करने के लिए एक और यहाँ पे फिर बाहर ऑर्बिट बन जाता है, एक और बाहर शेल बन जाती है, और यहाँ पे फिर बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मौजूद हैं, 1 2 3 4, ठीक है, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स अब इस तरह से आ गए, और टोटल इसके कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 4 + 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसके अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके प्रोटॉन कितने होने चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हो गए। तो अंदर यहाँ पे कितने मौजूद हैं प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहे हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। इसी तरह इसके पास अंदर कितने न्यूट्रॉन मौजूद हैं, 6, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे। इसी तरह हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के पास 8 हैं, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उनकी जगह पूरी हो गई, बाहर कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, और 8 में से बाकी कितने रह गए, बाकी 2 और रह गए, 2 और आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो सबसे पहली शेल होती है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के आने की जगह होती है, जो दूसरी शेल होती है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आने की जगह होती है, ठीक है, फिर वो भी फिल हो जाती है। अगर उसके बाद और भी इलेक्ट्रॉन्स हों तो एक और शेल ऊपर बन जाती है। फॉर एग्जांपल ये सल्फ़र है, ठीक है, सल्फ़र का हम लोग पहले अगर एटम बनाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर सबसे छोटी शेल इलेक्ट्रॉन की, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सल्फर के पास टोटल कितने हैं, 16, अभी 2 इसने एडजस्ट किए हैं, तो अभी भी इसके पास 14 बकाया हैं। तो ये एक और शेल को बनाएगा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 8, तो लेके आते हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमारे पास टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, लेकिन अभी भी सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। तो फिर क्या करते हैं, एक और शेल बन जाती है बाहर। जब और इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है तो और एक और शेल बन जाएगी। पीछे रह गए 6 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये वाली शेल में 2 और इलेक्ट्रॉन आने की जगह, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए हमने यहीं पे इसको रोक दिया है। तो ये हम पढ़े थे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की बात करते हैं तो एटम सिंपलेस्ट यूनिट है, खुद ये एक सिंपलेस्ट यूनिट है। ये मज़ीद आगे सब पार्टिकल से बना होता है। किससे, सब पार्टिकल से बना होता है। वो अप टू 100 पार्टिकल्स हैं, लेकिन हम लोग 3 ही मेन बात करते हैं। बड़ी क्लासेस में भी मेन जो है फंडामेंटल जो है वो 3 पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल्स हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। जो तीसरा है सब पार्टिकल दैट इज़ न्यूट्रॉन, वो इनके जितना भी हो सकता है, इनसे कम भी हो सकता है, ठीक है, इनसे ज़्यादा भी हो सकता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, ठीक है। एक और ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद है कि एटम के अंदर 2 मेन चीज़ें हैं। एक तो न्यूक्लियस जो सेंटर में पाया जाता है, और एक उसके इर्द गिर्द शेल्स जो बनी होती हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और सिर्फ वही न्यूक्लियस के बाहर होता है, इन शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि जो बाकी दोनों सब पार्टिकल्स हैं, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं, वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और थी, अगर हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं तो एटम में सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर जो सबसे छोटी शेल होती है, जो सबसे करीब है न्यूक्लियस के, दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो एक और इलेक्ट्रॉन की शेल बन जाएगी। जब एक और शेल बन जाएगी उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। फिर यहाँ पे उसने 8 पूरे किए। फिर अगर तब भी जगह है तो एक और इलेक्ट्रॉन के बाहर शेल बन जाएगी, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकते हैं। जितनी फिर पीछे इलेक्ट्रॉन रह गए वो स्पेस सारे ऑक्यूपाई करते जाते हैं, ठीक है। अब इतनी अगर आपको बात समझ आ चुकी है तो अब हम लोग बात करते हैं आगे अपने एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के ऊपर। एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, चाहे वो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, या बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, वो किसी भी एलिमेंट का इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। कि अगर हम उसका एटम ले लें और उसके अंदर देखेंगे कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, वो प्रोटॉन
का जो नंबर होएगा वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, ठीक है। हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, एक दफ़ा फिर देख लें, ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। अब ये याद रख लें कि एक जो हाइड्रोजन का एटम होता है, मैंने कहा उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन था, तो उसका अच्छा इसका एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है, इसको जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं जेड, ठीक है। हमने कहा हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन था, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर जो था वो 1 था। अब हाइड्रोजन दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे उन सब के पास प्रोटॉन सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। इसका मतलब है कि एक कोई भी एलिमेंट ले लें, जैसे हमने हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लिया, हाइड्रोजन के जितने भी इस पूरी यूनिवर्स में एटम्स होंगे, जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा, एटॉमिक नंबर उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगर बात करते हैं कार्बन की, कार्बन के पास एटॉमिक नंबर था 6 का, ठीक है। एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन इसके पास कितने थे, 6 थे। तो पूरी दुनिया में जितने भी कार्बन के एटम्स हैं के पास होगा उसका एटॉमिक नंबर 6 ही होगा। इसी तरह ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, सल्फर है, उसकी एटॉमिक नंबर 16 है। अब इस तरह भी आपके साथ आ सकता है क्वेश्चन कि आपको ये कह देंगे वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है या जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो आप लोग इजीली उसको पहचान सकते हो कि हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया होगा। आज हम लोगों ने मेन बात की है एटॉमिक नंबर और मास नंबर से पहले मैंने आपको एटम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि एटम जो है मजीद 3 पार्टिकल सब पार्टिकल से मिलकर बना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके अलावा मैंने आपको उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज प्रेजेंट एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होगा, इन शेल्स में, इन ऑर्बिट्स में मौजूद होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस। जितने इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे उतने ही प्रोटॉन के नंबर मौजूद होंगे न्यूक्लियस के अंदर, जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया होगा। फिर इंशाल्लाह कल आगे से मैथ्स नंबर से कंटिन्यू करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़। कुछ भी इशू हो आप पूछ सकते हैं।